नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सरकार के टारगेट पर हर व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाना है। बीजेपी अध्यक्ष के टारगेट पर बीजेपी को अकेले हर राज्य में सत्ता तक पहुंचाना है। आरएसएस अपने तौर पर यह मानकर चल रही है कि जिन लोगों को यूपीए दौर में पकड़ा गया वो सभी राष्ट्रवादी थे और अब जब उनकी रिहाई हो रही है तो कह रहे हैं अब साजिश की गई थी। बात असीमानंद की हो रही है। दरअसल उन्हें जमानत मिल गई है समझौता ब्लास्ट मामले में। तो शुरुआत इसी से। सात बरस पहले हुए 3 आतंकवादी धमाकों के आरोपी असीमानंद को आज जमानत मिल गई। पिछले 4 बरस से अंबाला जेल में बंद असीमानंद को आज चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी। असीमानंद के वकील के मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही अगले 1-2 दिन में जेल की तमाम औपचारिकता निभाने के बाद असीमानंद जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत ने असीमानंद को जमानत देते हुए देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के करीब धमाका हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के 68 पैसेंजर मारे गए थे, 12 घायल हुए थे। और इस घटना के 3 महीने बाद ही 18 मई 2007 को हैदराबाद के मक्का मस्जिद में धमाका हुआ। इस धमाके में 14 लोग मारे गए, जबकि 11 जुलाई 2007 को अजमेर दरगाह में धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और इन सभी मामलों में असीमानंद को आरोपी बनाया गया है। महत्वपूर्ण है कि देशद्रोह और हत्या का आरोप झेल रहे असीमानंद की तरफ से पहले भी 4 बार जमानत की अर्जी दी गई, लेकिन हर बार जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। लेकिन आज चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एस सोरेन और जस्टिस लिजा गिल ने जमानत दी। महत्वपूर्ण यह भी है कि असीमानंद हत्या और हत्या के प्रयास के साथ साथ साजिश रचने समेत आईपीएस की धारा 124 से 438 और 440 के साथ साथ रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से लेकर यात्रियों का जीवन संकट में डालने वाले रेलवे एक्ट के तहत भी कई आरोपों से गिरफ्त में है। इतना ही नहीं बल्कि तमाम आतंकी धमाकों में दाखिल चार्जशीट में भी पुलिस ने स्वामी असीमानंद की भूमिका का तफसील से जिक्र किया है। असीमानंद के खिलाफ जो मामले हैं, जो धाराएं हैं आईपीसी की, उसमें जाहिर है 302, 307, 124 है, यानी देशद्रोह का मामला। ये एक पूरी फहरिस्त है और इसमें रेलवे एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। जरा उनकी फहरिस्त देख लीजिए, किस तरीके से कौन कौन से मामले दर्ज उनके खिलाफ किए गए थे, लेकिन आज उन्हें जमानत दे दी गई। आईपीसी की धारा 302, 307, 124 से मतलब देशद्रोह होता है। 438, 440, रेलवे एक्ट की धारा 151, 153 और उसके सेक्शन 3 और 4, ये तमाम धाराएं असीमानंद के खिलाफ है, लेकिन आज उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन बात यही नहीं निकली। दरअसल इन सब के बीच पंजाब और महाराष्ट्र में गठबंधन के सहयोगी सचेत हो गए। 2 चेहरे देखिए आप स्क्रीन पर, क्योंकि शिवसेना के भीतर भी इस बात को लेकर है कि क्या वाकई बीजेपी के भीतर से जो आवाज उठ रही है उसका मतलब ये निकाला जाए कि गठबंधन आने वाले वक्त में टूट भी सकता है क्या। दरअसल शिवसेना लगातार ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है और बीजेपी कह रही है हम अकेले लड़े, और अकाली की तरफ से एक नेता के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं अब आने वाले वक्त में बीजेपी धीरे धीरे इस तरीके से तो आगे नहीं बढ़ेगी, गठबंधन सारे दल पीछे छूटते चले जाएंगे। और इन सब के बीच आज एक टारगेट कांग्रेस का भी सामने आया। जनार्दन द्विवेदी सामने आए, देखिए कहा क्या। इसका एक मतलब तो साफ है, अब कांग्रेस के भीतर भी ये आवाज निकल रही है कि दरअसल भागने दौड़ने वाले कार्यकर्ताओं को ही पद भी दे दिया जाए। ये एक नई परिस्थिति है। 125 बरस पुरानी पार्टी है और उन सब के बीच अब चिंतन बौद्धिक स्थिति से हटकर टास्क फोर्स के आधार पर बीजेपी की तर्ज पे क्या वाकई कांग्रेस भी बढ़ना चाहती है? रिपोर्ट देखिए। जिस ट्रैक पर मोदी बीजेपी को लेकर चल निकले, उसी ट्रैक पर राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर चलें तो क्या ठीक रहेगा? दरअसल कुछ ऐसा ही ट्रैक कांग्रेस में बनाया जा रहा है, जहां सक्रिय कामकाज की उम्र तय करने की गूंज होने लगी है। मोदी के दौर में जब अटल, अडवाणी, जोशी बाहर हो सकते हैं, तो फिर 2019 तक आते आते अभी के 70 पार किसी काम के रहेंगे नहीं। ये बात कांग्रेस से निकली है, तो क्यों ना ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे टारगेट 2019 को लेकर ही काम हो। यानी बीजेपी को जिस तरह मोदी शाह की जोड़ी मथ रही है और आजादी के बाद वाली पीढ़ी को ही संसदीय बोर्ड में जगह मिली है, तो फिर कांग्रेस भी बड़े बुजुर्गों को बाहर कर राहुल गांधी के अनुकूल पीढ़ी के लिए जगह क्यों नहीं बनाती है। तो कांग्रेस का नया ट्रैक बीजेपी के उसी ट्रैक को पकड़ना चाह रहा है जिसके आसरे
टास्क फोर्स की तर्ज पर बीजेपी काम करना चाहती है और मोदी सरकार भी। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि जिन्हें उम्र के लिहाज से बाहर करना होगा और राहुल की टीम के जो टारगेट 2019 को लेकर काम शुरू करेंगे, उनके बीच में सियासत साधने वाला कोई नेता है ही नहीं जो कांग्रेस की जमीनी राजनीति को समझते हैं। मसलन सोनिया गांधी 68 की हो चली हैं, जनार्दन द्विवेदी 69 बरस के, कमलनाथ 68 के हैं और दिग्विजय सिंह की उम्र 67 बरस है और राहुल गांधी के टीम के मधुसूदन मिस्त्री भी 69 बरस के हैं। यानी अगले आम चुनाव में इन सभी की उम्र 70 से बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। जबकि इसी दायरे में अगर राहुल के करीबियों को देखें तो जयराम, सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, के राजू, मोहन गोपाल शामिल हैं। तो क्या इनके जरिए आने वाले वक्त में राजनीति साधी जा सकती है? समझना यह भी होगा कि कांग्रेस की हालत बीजेपी वाली नहीं है और राहुल गांधी में नरेंद्र मोदी सा जादू नहीं है। ऐसे में 3 संकेत साफ हैं। पहला, कांग्रेस जैसे ही उम्र की बात कहेगी वैसे ही कांग्रेस का ग्राफ और नीचे जाएगा। दूसरा, कांग्रेस की उम्र ही उसके अनुभव को स्थिर बनाए हुए है, यानी अनुभव खत्म तो कांग्रेस की धारा भी खत्म। और तीसरा, खांटी पुराने कांग्रेसियों की साख आज भी युवा कांग्रेसियों से ज्यादा है। और सोनिया या राहुल इस पर खामोश क्यों हैं? तो सवाल फिर वही है, कांग्रेस आज की हालत में किसी भी ट्रैक पर चलने लायक बची नहीं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के बनाए ट्रैक पर कांग्रेस को लाने की बात कहकर 2019 की अलख जगाए रखी जा सकती है? क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेसियों को टास्क फोर्स पर दौड़ा नहीं सकती। कांग्रेस अभी भी जादुई फॉर्मूला खोज रही है, वो फॉर्मूला जो कांग्रेस को सियासी उड़ान दिलाने वाला हो। लेकिन गांधी परिवार अब भी इस सच से आंखें मूंदे हुए है कि कांग्रेस 24 अकबर रोड के एसी कमरों में सिमट रही है या फिर 10 जनपद की सड़क पर लगने वाले नारों में गुम हो गई है। शायद इसीलिए 125 बरस पुरानी पार्टी को 70 बरस के नेता भी भारी लगने लगे हैं। दिल्ली से कैमरामैन रविकांत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। जाहिर है इस फार्मूले का क्या मतलब निकाला जाए। फार्मूला जो भी निकालिए, लेकिन देख लीजिए 2 चक्र है, एक में कुछ अंदर कुछ बाहर और कुछ बीच में खड़े हुए लोग। 2019 तक इन सब का क्या होगा? दरअसल इन सब में जो बीच की कतार में शामिल है वो माना जा रहा है कि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन 2019 तक राहुल के हाथ में चीजें आए तब तक ये लोग बने रहे। और बाहर जाने वालों की फौज में एक लंबी कैबिनेट है जो मनमोहन सिंह के दौर में थी, उसके अलावा इंदिरा गांधी के दौर में फोतेदार और धवन तक हैं। ये सारे सवाल आने वाले वक्त के गर्भ में ही है कि दरअसल ये रास्ता जाता किधर है। जनार्दन द्विवेदी खुद चुनावी मैदान से दूर रहते हैं, तो इसका मतलब क्या वाकई माना जाए कि एसी कमरे में बैठकर सियासत साधी जा सकती है? क्योंकि जैसे ही जनार्दन द्विवेदी का जिक्र आया वैसे ही कांग्रेस के भीतर से भी कुछ प्रतिक्रिया आई और बीजेपी ने भी उस पर प्रतिक्रिया देने में कोताही नहीं बरती। सुनिए जरा। अब वो कांग्रेस हमारे यहाँ बुजुर्ग मार्गदर्शक होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें राह दिखाते हैं, और कांग्रेस उनको रिटायर करके अपने यहाँ रखना चाहती है तो उनकी राय होगी उनकी पार्टी के लिए। सवाल ही सवाल है। हर किसी के जहन में सत्ता का टारगेट और इन सब के बीच सत्ता पा चुके प्रधानमंत्री मोदी के अब जहन में टारगेट है कि हर का अकाउंट खुल जाए तो शायद इस देश में कुछ चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी, सब्सिडी देनी नहीं पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो उसमें कहीं टारगेट चीज़ें रहेंगी। आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए आज क्या कहा गया जनधन योजना के तहत। योजना का आरंभ हुआ है, नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, गरीब आदमी को हाथ में पैसे आएंगे, विष चक्र से बचेगा अपने आप में। और जैसा वित्त मंत्री जी कहते थे, आने वाले दिनों में जो इंडिविजुअल बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं उसका सीधा सीधा लाभ इन बैंक अकाउंट में जाएगा, तो करप्शन के खिलाफ की लड़ाई जो हमारी है उसमें एक बहुत बड़ा हमारा उपयोगी ये शस्त्र बनने वाला है जो हमें करप्शन के खिलाफ भी लड़ने की ताकत देगा। योजना आज 60,000 जगह पर लॉन्च होगी, हर जगह इसी तरह की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग अलग अलग जगह सारे मंत्रियों को भेजा गया है, सारे मुख्यमंत्रियों को कहा गया है। योजना के द्वारा इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, वो सब समाज इस योजना के अंतर्गत बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। I make an appeal to all the IT employees of Tamil Nadu to ensure that they must promote and encourage one household to take up benefit of this great scheme which the Prime Minister has launched and which is being launched today. अगर बैंक में खाता होगा तो जब उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो पैसा हाथ में नहीं रखेगा, वो पैसा बैंक में अपने अकाउंट में जमा कर देगा।
बड़ी योजना है, लेकिन टारगेट क्या है, आइए ये भी देख लीजिए। दरअसल टारगेट इन सब के बीच ये है कि 5 करोड़ बैंक खाते तुरंत में खुल जाएं। तकरीबन 15 करोड़ का टारगेट है। वैसे बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में इससे जाहिर है उछाल आएगा। अगर ये सारी परिस्थिति अनुकूल होती चली जाती है, सभी को सब्सिडी देने के बजाय टारगेट सब्सिडी दी जाएगी। पैसा बीच में बिचौलिए खाएंगे नहीं और आम आदमी को कहीं आर्थिक और सामाजिक तौर पर अपने हक की बात होगी। हर किसी के कुछ टारगेट हैं, लेकिन इन सब के बीच मोदी कैबिनेट के मंत्री, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे एक दूसरे टारगेट में फंस गए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंत्री का बेटा है तो 5 जून को जिसके साथ शादी की और उसके बाद कल यानी 27 अगस्त को सगाई कर ली, इसका मतलब क्या निकाला जाए? दरअसल आज वो अभिनेत्री खुलकर सामने आ गई जिसका यह दावा है कि 5 जून को बकायदा शादी हुई थी कार्तिक गौड़ा से। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया नहीं है, जबकि आज कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री मैत्रेयी खुले तौर पर सामने आ गई और समूचा कच्चा चिट्ठा ये कहकर खोल दिया कि न सिर्फ उनकी शादी हो चुकी है, बल्कि जैसे ही उसने मां बनने की संभावना का जिक्र किया, वैसे ही कार्तिक ने दूरी बनानी शुरू कर दी। I told him I'm not getting regular chums this month, so I have a doubt and all. He said, okay, go to doctor and get it checked and don't blame me at all. I said, you have done everything. If you are not the blame, then who will be the blame? So you have to take me to hospital, and I don't know all the procedure. Then he shouted at me. From then he stopped talking to me. असल में कल ही रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक की सगाई के शुभ मौके पर मॉडल से अभिनेत्री बनी मैत्रेयी ने खुलासा किया कि उनकी शादी तो 5 जून को हो चुकी है, और जैसे ही ये कहा वैसे ही सियासी भूचाल आ गया। कार्तिक पर धोखाधड़ी, दुष्कर्म और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का केस तो पहले ही दर्ज हो चुका है, लेकिन आज जब रिश्तों की हर गांठ को सार्वजनिक तौर पर अभिनेत्री ने खोला, वैसे ही मसला कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्ट्रेस ने उस मंगलसूत्र को शादी के सबूत के तौर पर भी पेश किया जिसे कार्तिक ने खुद गले में पहनाया था। अभिनेत्री का दावा है वो कार्तिक को तकरीबन साल भर से जानती है। दोनों एक दोस्त के जरिए मिले और पहचान शादी के रिश्तों में ढल गई। बकौल अभिनेत्री कार्तिक ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो अपने माँ बाप को मना लेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कार्तिक से रिश्ते और मोहब्बत की दास्तान सुनाते हुए अभिनेत्री भावुक भी हुई। I loved Karthik very truly, very heartily. I have seriously hurt by this issue. I request them that I can't live without Karthik. Please, I want to marry. I have already married him. Please accept me. तो अभिनेत्री भावुक हुई, लेकिन रेल मंत्री के चश्मो चिराग ऐसे गंभीर आरोपों में फंसे कि सियासत ने अपना जाल फैला ही दिया। कांग्रेस ने अच्छे दिनों के नारे पर चोट मारी तो महिला संगठनों ने भी मंत्री के खिलाफ विरोध का झंडा थाम लिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मंत्री का बेटा होने के चलते अभी तक कार्तिक कानून की हदों से बाहर है? ये अच्छे दिन तो नहीं है। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।